हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग वारी एनर्जीज का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे वारी एनर्जीज आज के टाइम पे एक कैसी अपॉर्चुनिटी है। तो वारी एनर्जी क्या करती है, इनका आज के टाइम पे ज्यादातर बिजनेस आता है आपको सोलर मॉड्यूल्स और सोलर पैनल्स बना के। और ये लोग किस टाइप का बनाते हैं मॉड्यूल वगैरह, मोनोपर्क एंड नेक्स्ट जेन टॉपकॉन, ये सब टेक्नोलॉजी हो गई सोलर मॉड्यूल सोलर पैनल के लिए। और ये जो कंपनी है उसके अलावा एक सब्सिडरी है इनकी जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल्स, बहुत फेमस कंपनी है। उनके थ्रू ये लोग सोलर ईपीसी का काम करते हैं, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं। ईपीसी का मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे के लिए सोलर पैनल्स वगैरह बिठाना, कंस्ट्रक्ट करना, वो जो लगाते हैं ना, वो वाला काम हो गया। और इनका मार्केट प्रेजेंस क्या है, इंडिया डीपेस्ट डिसेंट्रलाइज सोशल रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिसेंट्रलाइज है, मतलब कुछ प्लांट यहाँ है, कुछ प्लांट यहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है इनका। उसके अलावा ये लोग आपको कमर्शियल में भी काम करते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्री, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह देखते हैं उनके लिए भी ये लोग आपको सोलर वगैरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और ये एक तरह से प्रीमियम स्टेटस है इनको, नॉन चाइनीज सोलर प्लेयर। चाइना के बाद अगर सबसे बड़ा सोलर प्लेयर कोई बोला जाए तो वो वारी एनर्जीज ही है। अब मैं आगे जाता हूं और बताता हूं कुछ इनका बड़ा शिफ्ट जो कि इस कंपनी को अट्रैक्टिव बनाती है। वो क्या है, वारी 1.0 टू वारी 2.1, 2.0। तो दोनों में क्या फर्क है, देखो पहले जो कंपनी थी वो एक सोलर मॉड्यूल मेकर थी, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, जो आप लोगों के छत पे लगे हुए देखते हो ना सोलर मॉड्यूल, वो ये बनाती थी। और उनका प्लान था आपको पार्शियल इंटीग्रेशन का। देखो सोलर मॉड्यूल का एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, सोलर मॉड्यूल का रॉ मटेरियल कैसे होता है। तो आप ये समझो कि सिलिका सैंड का एक्सट्रैक्शन से बनता है आपको मेटालर्जिकल सिलिकॉन, उससे बनता है पॉलीसिलिकॉन, देन इनगॉट्स, देन वेफर्स, देन सेल्स, देन मॉड्यूल। तो इनगॉट्स को पतला पतला तार से काटते हैं तब बनाते हैं वेफर, वेफर से बनता है सोलर सेल्स, उसको फाइनली मॉड्यूल में लगाते हैं हम। तो क्या चीज है, मॉड्यूल का आपको रॉ मटेरियल हुआ सोलर सेल्स, सोलर सेल्स का हुआ वेफर, वेफर का इनगॉट हुआ। आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो कंपनी क्या है, पहले सिर्फ मॉड्यूल बनाती थी, 1.0 में ये लोग 5.4 गीगावाट सोलर सेल्स भी बनाएंगे। सोलर सेल्स क्या हुआ, इनका रॉ मटेरियल हुआ। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कंपनी जाके आपको इनगॉट्स एंड वेफर्स भी बनाएगी, इनगॉट्स एंड वेफर्स, ठीक है। और उसके अलावा कंपनी आपको बेस में भी जा रही है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और वहां पे मॉड्यूल पैक्स बनाएंगे, बैटरी सेल्स बनाएंगे। अगेन इससे मुझे याद आया, मेरा बेस पे आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मिल जाएगा जिससे मैंने आपको बताया कि क्यों मुझे लगता है बेस सेक्टर आज के टाइम पे एक एक्सप्लोजन के नियर है। एंड यहाँ पे फ्यूचर में मे बी मल्टीपल मल्टीबैगर निकल के आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये लोग इन्वर्टर्स बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मर्स बनाएंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह भी बनाएंगे, एंड सोलर पे एसेट वगैरह भी बनाने का प्लान है इनका। तो वारी 1.0 एंड वारी 2.0 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली सोलर पैनल मॉड्यूल के सेंटर थी, थोड़ा बहुत सोलर सेल्स था। सोलर सेल्स क्या है, वो सोलर मॉड्यूल का रॉ मटेरियल। वारी 2.0 क्या करेगी, पूरा रिन्यूएबल इकोसिस्टम को कवर करेगी। उस रिन्यूएबल इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, इनगॉट, सोलर ग्लास। देखो मॉड्यूल जब बनता है ना तो उसके ऊपर आपको सोलर ग्लास भी लगता है, ठीक है। तो वो सोलर ग्लास भी बनाएंगे, खुद का इन्वर्टर भी बनाएंगे, ट्रांसफार्मर भी बनाएंगे, उसके अलावा बैटरीज भी बनाएंगे बेस के लिए। देन आपको क्या, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह भी बनाएंगे। तो वारी 2.0 बहुत कुछ होने वाला है वहां पे। और उसके लिए कंपनी ने 30,000 करोड़ का कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है अगले 2-3 साल के टाइम पे। अब हम लोग स्ट्रेटेजिक डी रिस्किंग का बात कर लेते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो मार्केट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 4x का है, 1 ट्रिलियन इन 2025 टू 4 ट्रिलियन बाय 2035। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल डी रिस्किंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, नो सिंगल मार्केट और कस्टमर डिक्टेड कैश फ्लो। कोई मतलब ये लोग इंडिया में भी बेच रहे हैं, यूरोप में भी बेच रहे हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रियल को भी बेच रहे हैं, रिटेल को भी बेच रहे हैं, सबको बेच रहे हैं ये लोग। उसके अलावा आप देखोगे यूएस में भी बेचते हैं, यूरोप में भी बेचते हैं, भारत में तो बेचते ही बेचते हैं, भारत में तो प्रोटेक्टेड है बहुत ज्यादा ये लोग। उसके अलावा कुछ और चीज देखते हैं जिसकी वजह से कंपनीज को फायदा हो सकता है। पहला क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस। देखो क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से क्या है, लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से फायदा होगा। दूसरा क्या है, एक्स चाइना स्ट्रेटेजी। एक्स चाइना स्ट्रेटेजी क्या है कि बहुत सारी कंपनी जो है, कंट्री जो है,
यहाँ पे चाइनीज प्लेयर को बाहर फेंकना चाहती है, क्योंकि दे डोंट वांट चाइना टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। उसके बाद क्या है कि चाइना से तो एक वेस्टर्न कंपनी कंट्रीज का थोड़ा बहुत तो चलता है ना, तो वो लोग चाहते हैं कि चाइनीज का हम लोग माल ना खरीदे, तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और दूसरा चीज क्या है, यूएस रेगुलेटरी FEOC। बेसिकली ये क्या है, सिंपल भाषा में समझ लो, ये एक मैंडेट है जिसके थ्रू चाइना चाइना के प्लेयर्स को इनडायरेक्टली भी वहां पे मॉड्यूल बेचना मना हो जाएगा, समझ लो। एक तरह से इनडायरेक्टली भी चाइनीज प्लेयर वहां पे मॉड्यूल बेच ही नहीं पाएंगे, सोलर मॉड्यूल। इवन उसमें एक दिन का भी अगर उस सोलर मॉड्यूल में एक दिन का भी चाइना का कुछ लगा हुआ हुआ तो वो बेच नहीं पाएंगे। इवन पॉलीसिलिकॉन तक, आपने यहाँ पे क्या देखा था, पॉलीसिलिकॉन बनता था, उसके बाद इनगोट वेफर बनता था। तो कोई कंपनी अगर सोलर मॉड्यूल ले रही है, अगर उसके पॉली सिलिकॉन भी चाइना का है, तो वो नहीं होगा, वो यूएस में बिक ही नहीं सकता है, तो वहां पे फायदा हो जाएगा। एक्स चाइना स्ट्रेटेजी और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से लोग सब आपको ग्रीन एनर्जी में जा रहा है, तो ये हो गया फायदा। उसके अलावा क्या है जो ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को फायदा कर सकता है, वो ALMM फ्रेमवर्क। देखो ये क्या है, बेसिकली ये एक सरकार का मैंडेट है कि तुमको अगर इंडिया में प्रोजेक्ट चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, तो तुमको सोलर मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा इंडियन मैन्युफैक्चरर से। तो पहले था सोलर मॉड्यूल, अब होगा सोलर सेल्स, एंड उसके बाद होगा इनगोट्स एंड वेफर। ये समझो, पहले ये था जब इंडिया में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं, मतलब नहीं था, तो पहले मॉड्यूल मेकर्स को पुश किया गया, ठीक है, कि तुमको मॉड्यूल भारत के मेकर से ही खरीदना है। तो अब क्या हुआ, मॉड्यूल सफिशिएंट हो गया, तो अब सेल पे सरकार फोकस कर रही है कि तुमको सेल इंडियन को मैन्युफैक्चरर से ही खरीदना है। तो धीरे धीरे सब कंपनी अब सोलर सेल में रैंप अप करेगी, धीरे धीरे वेफर एंड इनगोट्स भी होगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वारी का एडवांटेज यही है कि जैसे जैसे सरकार ये फ्रेमवर्क लेता जाएगी, ALM1 ALM2 3 फेज 1 फेज 2 3 बोल सकते हो, वारी वैसे ही स्ट्रांग होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कैपेक्स चाहिए, इनगोट्स एंड वेफर्स में तो उससे भी ज्यादा चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सिंपल सा ये समझ लो। यहां से ये पता चल रहा है कि इनको गवर्नमेंट का ठीक ठाक सपोर्ट है, एंड दैट्स ऑल। इनको नहीं, इंडिया में जितने भी सोलर मॉड्यूल मेकर है, सोलर सेल्स मेकर है, उनको इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। रीजन भी कि भारतीय सरकार नहीं चाहती है कि टैक्स पेयर का पैसा भारत से बाहर जाए। और जो सबसे बड़ा चीज है वो है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर पावर का कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है डे बाय डे, और वो क्या है प्रोजेक्शन कि 945 टेरावाट आवर बाय 2030, इतना ज्यादा कंजम्पशन होने वाला। और यहाँ पे राउंड द क्लॉक चाहिए, तो सोलर प्लस विंड प्लस बेस, मेजोरिटी आपको आएगा सोलर से, लेकिन बेस वगैरह से भी ठीक ठाक आएगा, तो बेस का डिमांड भी एक्सप्लोड करने वाला है यहाँ पे। अगेन बेस वाला वीडियो देख लेना, बहुत बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कंपनी का मोड वगैरह क्या है। कंपनी का मोड क्या है कि लार्जेस्ट नॉन चाइनीज सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ये लोग अपना 1.6 गीगावाट यूएस ग्रीनफील्ड प्लांट को भी बिल्ड करने वाले हैं। ये सब हो गया, लोअर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल वगैरह हो गया। देन आपको रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजन यहाँ पे देखोगे तो स्पैन 27 स्टेट्स में है, 600 प्लस फ्रेंचाइजी है, एंड 2500 सर्विस पॉइंट है। तो बेसिकली बहुत ही अच्छे है। 1 in 6 सोलर इंस्टॉलेशन इन इंडिया कैरीज द वारी ब्रांड। वारी इज अ ब्रांड, मतलब सोलर आ गया तो वारी इज अ ब्रांड, सिंपल सा बात समझ लो। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन मोड है, बहुत सारे इनके आपको सर्विस पॉइंट है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, 27 स्टेट में है, और 6 में से एक सोलर मॉड्यूल भारत में आपको वारी ग्रुप का ही होता है। अब हम लोग देखते हैं इनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो कि छोटे छोटे प्लेयर्स को मार्केट से बाहर फेंकेगा। वो क्या है, देखो स्टैंड अलोन असेंबली अगर देखा जाए, जैसे मॉड्यूल असेंबली होता है, उसमें सिर्फ 100 से 150 करोड़ का खर्चा आता है पर गीगावाट। लेकिन वहीं पे अगर कोई कंपनी फुल इंटीग्रेशन दैट इज इनगोट्स एंड वेफर्स में चले जाए, यहां से मैन्युफैक्चर करे, तो उसको 1500 से 1600 करोड़ का कैपेक्स चाहिए पर गीगावाट। इसका मतलब क्या है, छोटी छोटी कंपनी तो ये कर ही नहीं सकती है। या तो कुछ छोटी कंपनी ऐसी कर सकती है जिनके अच्छा बैकग्राउंड हो, जिनका गुड सपोर्ट, या तो बड़ी कंपनी ही यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे, और गारंटीज वगैरह भी यहाँ पे होता है। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, आपको इनका एसेट्स वगैरह के बारे में बताता हूँ। तो देखो इनका क्या टारगेट है आज के टाइम पे, इनके पास कौन सा एसेट है करंट 2026 स्टार्ट पे, कौन सा स्टेट है FY27 स्टार्ट के आसपास। तो आज के टाइम पे इनके पास 26 गीगावाट सोलर मॉड्यूल है, एंड फ्यूचर में इनका टारगेट है 28 गीगावाट करने का। सोलर पीवी कितना है, सेल्स
सेल्स आज के टाइम पे 5.4 गीगावाट है। अगेन सोलर सेल्स क्या है, इसका आपको रॉ मटेरियल हो गया और इसको ये लेके जा रहे हैं 15.4 गीगावाट। बेस स्टोरेज कितना है, 0.0 गीगावाट एंड इसको लेके जाने वाले फ्यूचर में 20 गीगावाट। और मैं इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, इस बेस से ही कंपनी का 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आने का पोटेंशियल रहेगा फ्यूचर में। इट विल बी ए गुड किक फॉर दिस पार्टिकुलर कंपनी। और अब मैं जाता हूं कुछ आपके अपने प्रोडक्ट्स दिखाता हूं। तो यहां पे देखो, अगर आपको मुझसे सीखना है, आपको मुझसे क्या सीखना है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन सीखना है, आपको मुझसे सीखना है मैं कैसे खरीदता हूं, मैं कैसे स्टॉक्स को सेल करता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करता हूं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करता हूं, एआई का इस्तेमाल कैसे करता हूं। एआई आज के टाइम पे बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन आपको उसको सही से इस्तेमाल करना सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आप ये सेशन ले लो, उसमें बहुत सारा चीज मैंने सिखाया हुआ। क्या क्या चीज सिखाया हुआ है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन जो कि बहुत पावरफुल टूल लगता है मुझे। उसके अलावा सेलिंग स्ट्रेटेजी, बाइंग स्ट्रेटेजी, एक क्वेरी भी शेयर किया हूं जिसके थ्रू आप अच्छे अच्छे कंपनी को फिल्टर कर सकते हो अपने फर्दर एनालिसिस के लिए। एंड उसके अलावा एक टेक्निकल क्या बोलते हैं ट्रेडिंग टेक्निक भी बताया हूं, जिससे आप 20 to 25% का सीएजीआर आराम से बना सकते हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को बेट कर सकते हो। ये एक मस्ट बाय है मेरे हिसाब से, अगर आप सीखना चाहते हो मार्केट को और आप बिगिनर हो। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। उसके अलावा क्या है, पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन। इस सेशन में मैंने अपने स्टॉक्स के बारे में बताया हुआ है, मैंने फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके दिखाया है कि मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, क्यों खरीदा हूं, आगे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एक और मेरा प्रोडक्ट है, वो क्या है, अगर आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हो तो आपका प्राइस होगा उसके लिए 2,599 रुपए पर घंटा। लेकिन आप मेरे प्रोडक्ट वगैरह लोगे या मेरे आप मेंबर रहोगे तो इट विल बी अवेलेबल टू यू एट ओनली 2,000 रुपीज, 1,999। और एक कॉम्बो ऑफर्स है, कुछ कॉम्बो ऑफर्स है। वो क्या है, अगर आपको मेरा ऑनलाइन लर्निंग सेशन और पोर्टफोलियो सेशन दोनों साथ में लेना है तो आपको ये 7,999 में मिल जाएगा, जिसका एक्चुअल वैल्यू 9,000 है। उसके अलावा दूसरा है, वो है आपको तीनों चीज कंबाइन लेना है, ऑनलाइन लर्निंग, पोर्टफोलियो एनालिसिस प्लस पर्सनल कनेक्ट। तो ये तीनों आपको 8,999 में मिल जाएगा, विच इज अवेलेबल एट 22% डिस्काउंट। आई थिंक इसका वैल्यू इसका 100x है एक्चुअली में। अगर आप ये सही से सीख जाते हो और उसे अच्छे से इस्तेमाल कर देते हो तो ये बहुत यूजफुल है और इसका वैल्यू 100x है, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करो तो। अब मैं वापस जाता हूं अपने प्रेजेंटेशन में। तो मैंने आपको क्या बताया, ये इनका आज के टाइम पे कैपेसिटी है और ये फ्यूचर का कैपेसिटी, और ये अकेला कैपेसिटी इसका 20,000 करोड़ रेवेन्यू का पोटेंशियल रखता है। एटलीस्ट 15-16 हजार करोड़ तो रखता ही रखता है। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, इन्वर्टर वगैरह के बारे में आपको बताता हूँ। तो इन्वर्टर में क्या है, ये लोग 4 गीगावाट करेंगे, ट्रांसफार्मर में 20 एमवीए का करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हैं 1 गीगावाट का, यहाँ पे 677 करोड़ का कैपेक्स करने वाले। और एक बार बता रहा हूँ, कंपनी टोटल अगले 2-3 साल में 30,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। सोलर ग्लास भी खुद का बनाएगी। सोलर ग्लास क्या हुआ, मॉड्यूल के ऊपर लगता है और वो मार्जिन को इंप्रूव करता है, इबिटा मार्जिन को। और यहां पे कंपनी क्या करने वाली है, आपको हाइड्रोजन प्लांट भी सेट करने वाला है, इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगी। इलेक्ट्रोलाइजर का काम क्या होता है, देखो आपने बहुत ग्रीन हाइड्रोजन सुना होगा। तो इलेक्ट्रोलाइजर का काम होता है पानी को लेना और उसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी को अलग करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन वही हाइड्रोजन कहलाता है ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि उसके जो पावर जो यूज हुआ इलेक्ट्रोलाइजर में, समझो एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइजर एक कंपोनेंट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, इधर से पानी दिया जाएगा, और वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर में से H2 को, हाइड्रोजन को अलग करेगा, ऑक्सीजन को अलग करेगा। तो यहाँ पे रिन्यूएबल पावर यूज हो रहा है हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आपको ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं ऑर्डर बुक के बारे में बात कर लेता हूं थोड़ा बहुत। इनका ऑर्डर बुक आज के टाइम पे 53,000 करोड़ का है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इसमें से कंपनी का 20% जो है वो नॉर्मली 20% रेवेन्यू में जो है कंपनी का वो रिटेल बुक होता है। रिटेल बुक टेम्पररी होता है, तुरंत आता है तुरंत जाता है, तुरंत आता है तुरंत जाता है, तो वो ऑर्डर बुक में नहीं है। तो लगभग इनका ऑर्डर बुक आप 65,000 करोड़ के आसपास समझ सकते हो, 63,000 64,000 अगर मैं उसको भी ऐड कर दूं। एंड रिसेंटली भी कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिला, आई थिंक 2800 मेगावाट का। अगर उसका मैं वैल्यू निकालूं तो वो भी लगभग आपको कितना बन जाता है, 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग तो 4,000-5,000 करोड़ का वो भी बन जाता है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक मुझे लगभग 65 to 70 करोड़ के आसपास का लग रहा है आज के टाइम पे, गिवन न्यू ऑर्डर जो कंपनी जीती है। रेवेन्यू परफॉर्मेंस इतना था, 87% का जंप था, इबिटा अच्छा खासा ऊपर गया था। ऑर्डर बुक, मूवमेंट डायनामिक वगैरह,
तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिटेल का ओमिशन है। रिटेल का क्या होता है कि 20% का, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है, तुरंत आता है तुरंत जाता है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर लेना। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैनेजमेंट ने क्या बोला, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैनेजमेंट ने यही बोला कि 1 मिलियन मेट्रिक टन अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है तो उसके लिए 1.8 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और उसमें से 10 से 12 गीगावाट तो सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। और इंडिया का प्लान है इसको लेके जाने का 5 मिलियन मेट्रिक टन, इंडिया का प्लान है, भारत का प्लान है 5 मिलियन मेट्रिक टन आपको ग्रीन हाइड्रोजन करने का अपने इकोसिस्टम में। तो समझ लो कितना रिक्वायरमेंट होने वाला है यहाँ पे, मतलब 60 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर का रिक्वायरमेंट कम से कम पड़ेगा, 60 से 70 गीगावाट। और यहाँ पे सोलर एंड विंड पावर का रिक्वायरमेंट है आपको 75 से 100 गीगावाट, बेस अलग आपको 40 गीगावाट आवर का यूज होगा। तो आप देख सकते हो ना कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए कितना ज्यादा सोलर मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट होने वाला है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। अगर ग्रीन हाइड्रोजन फुल फोर्स में आया, सरकार ने अच्छे से पुश किया, तो देयर विल बी लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड, बेस, सब कुछ के लिए अच्छा खासा डिमांड रहने वाला है। और उसके बाद क्या है, ये सब तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये नंबर्स वगैरह तो पास्ट उतना मैटर करता नहीं है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। करंट नंबर्स पे मैं उतना फोकस करता नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूं फ्यूचर नंबर निकालने का, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब इनका रिस्क एंड वर्किंग कैपिटल वगैरह के बारे में बात करते हैं। देखो क्या हुआ, इनका कैश कन्वर्शन साइकिल थोड़ा सा बढ़ गया 45 टू 90 डेज। उन पे इन्होंने क्या बोला कि जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा था, दैट वाज द रीजन, ठीक है। कन्वर्शन टारगेट क्या है, कंपनी बोल रही है कि 70 टू 80 100% ऑफ EBITDA हमारा कैश फ्लो में कन्वर्ट होगा। अब मैं चाहता हूं थोड़ा इनका गाइडेंस वगैरह का बात कर लेता हूं, ठीक है। गाइडेंस उन्होंने क्या दिया, अगर हम जाए FY27 आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि ऑपरेटिंग EBITDA हमारा 7,000 से 7,700 करोड़ रहने वाला है, 7,000 टू 7,700 करोड़। ऑपरेटिंग EBITDA क्या होता है ये समझो। ऑपरेटिंग EBITDA में अगर हम अदर इनकम जोड़ देते हैं तो वो बनता है एक्चुअल EBITDA। तो अगर आपको देखना है ऑपरेटिंग EBITDA तो आपको यहां आना पड़ेगा, दैट इज ये नंबर देखना पड़ेगा, दिस इज ऑपरेटिंग EBITDA। इसमें अगर आप ये वाला वैल्यू जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपको EBITDA। तो EBITDA कितना था, ऑपरेटिंग EBITDA FY26 में 5,909 करोड़, और टारगेट कितना है 7,000 से 7,700 करोड़। तो ये कितना बनता है 20 टू 30% का ग्रोथ। तो मैनेजमेंट बेसिकली आपको ऑपरेटिंग EBITDA में 20 टू 30% का ग्रोथ का टारगेट दे रही है, ठीक है। मेरा क्या कैच है यहाँ पे कि लास्ट टाइम आपने EBITDA का गाइडेंस दिया, इस बार आपने ऑपरेटिंग EBITDA का गाइडेंस दिया। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका अदर इनकम स्केल नहीं करेगा अच्छा, क्योंकि आप ये बात समझो कंपनी कैपेक्स कर रही है, इंटरनल एक्रूवल भी वहां से बहुत ज्यादा लगेगा। तो अपना जो पैसा आज के टाइम पे यहाँ पे है रिजर्व्स वगैरह में, देखो अदर इनकम का सोर्स क्या होता है, यही जो आपको पैसा पड़ा हुआ बैंक वगैरह में उसका इंटरेस्ट आना, फिर फॉरेन एक्सचेंज वगैरह से जो कुछ पैसा वैसा आ जाता है वहां से आपको अदर इनकम वगैरह जनरेट होता है। तो अगर इनका कैपेक्स चला जाएगा तो मे बी शायद इतना ऑपरेटिंग EBITDA ना आए, ठीक है। तो इसीलिए अदर इनकम ना आए, तो उसके वजह से क्या होगा, इनका ओवरऑल EBITDA कैन डिक्लाइन कंपेयर टू ऑपरेटिंग EBITDA लास्ट साल के कंपैरिजन में भी, ठीक है। लास्ट साल जो इनको अदर इनकम का बूस्ट मिला है मे बी शायद इस वक्त नहीं मिले, इसीलिए इस बार इन्होंने क्या किया, ऑपरेटिंग EBITDA टू ऑपरेटिंग EBITDA का गाइडेंस दे दिया लगभग 20 टू 30% के ग्रोथ का। तो आपको आई होप कि समझ में आया, और मुझे ऐसा लगता है मे बी शायद इनका टॉप बॉटम लाइन में दैट इज प्रॉफिट लेवल में उतना अच्छा जंप ना आए। वाई, क्योंकि उनका ज्यादा आपको जो आज के टाइम पे कैश वगैरह है कैपेक्स में चला जाएगा, पैसा रहेगा ही नहीं ना पास में। तो ये चीज है, लेकिन ये कंपनी क्या अच्छी नहीं डील है, देखो डिपेंड करता है आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर टाइम होराइजन आपका 3-4 साल है FY28-29, तो दिस कंपनी कैन बी अट्रैक्टिव डील, ठीक है। देखो ये समझो FY27 में स्टार्ट में इनके पास क्या है, देखो ऑलरेडी ये 12 गीगावाट मॉड्यूल आपको डिलीवर कर चुके हैं, ये 26 गीगावाट है, 26 गीगावाट में अधिक से अधिक 20 से 21 गीगावाट मॉड्यूल बना सकते हैं, लेकिन तुरंत 20 गीगावाट बना देना उतना आसान नहीं होगा। उनका ऑर्डर बुक भी उतना बड़ा भी नहीं है कि तुरंत ये 20 गीगावाट बना के 40,000 करोड़ का रेवेन्यू कर दे अभी। तो उनको टाइम लगेगा, 28 में जाके शायद कर सकते हैं। तो सोलर सेल्स है इनके पास, इन्वर्टर वगैरह, लेकिन ये सब बड़ा रेवेन्यू नहीं करेगा, ये जो है आपको इंटरनल कंज्यूम के लिए हो जाएगा। सोलर PV सेल जो है ये इंटरनली कंज्यूम कर लेंगे, इन्वर्टर से उतना रेवेन्यू नहीं आता है, ट्रांसफॉर्मर से भी उतना नहीं आता है।
और थोड़ा आईपीपीएस सेट वो बनाएंगे तब तो सेल करेंगे। ठीक है, ये समझ लो ऐसा है इनके पास। तो FY 28 में क्या होने वाला है, FY 28 के एंड में इनके पास ये सारे एसेट्स होंगे, दैट इज पीवी मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल होगा, उसके बाद सोलर सेल्स होगा, इनगोट्स एंड वेफर्स होगा, ये सब आपको हो गया सोलर ग्लास वगैरह। मोस्टली ये इनको इंटरनली ही कंज्यूम कर लेंगे। रीजन भी कि जो ये बनाएंगे ना सोलर मॉड्यूल्स वगैरह, मतलब सोलर सेल्स वगैरह, इनगोट्स एंड वेफर्स, वो इनके खुद के मॉड्यूल में लगाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि कम बना रहे हैं ना। अगर मॉड्यूल आपके पास 25 गीगावाट है और 10 गीगावाट इनगोट्स वेफर्स है, तो आप ही का लग जाएगा ना, बाहर बेचने का तो सवाल ही नहीं होता है। वहीं पे सोलर ग्लास भी इनका सफिशिएंट है 16 to 17 गीगावाट, तो इनका खुद का मॉड्यूल उससे ज्यादा है ना। तो सोलर ग्लास भी ये क्या करेंगे, इंटरनली ही कंज्यूम करेंगे मेरे हिसाब से। देन बेस हो गया, देन सोलर इन्वर्टर, यूटिलिटी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन, एंड देन सोलर एसेट। इनका प्लान है 8 गीगावाट का सोलर एसेट बनाने का। मैंने 2 गीगावाट का एजम्पशन लेके कैलकुलेट कर लिया। ये 8 गीगावाट FY 30 तक का मे भी प्लान है इनका। क्लियर नहीं हूं मैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो रफली जो कंपनी का रेवेन्यू है ना, वो 70,000 करोड़ से लेके 77,000 करोड़ के आसपास का बनता है। यहाँ पे देख लेना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू वगैरह है, ठीक है। तो कंपनी का रेवेन्यू कितना बनता है, 70,000 से 77,000 करोड़ के आसपास का बनता है। लेट्स एज्यूम कि ये रेवेन्यू आपको FY 29 में करे, और दूसरा कैलकुलेशन में दिखाऊंगा FY 30 के आसपास का। दोनों रेवेन्यू, अगर ये रेवेन्यू FY 29 में डिलीवर करते हैं, FY 30 में डिलीवर करते हैं, तो क्या दिख सकता है। और देखो, कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, सेल पूरा बनाएगी, इनगोट्स बनाएगी, वेफर्स बनाएगी, उसके अलावा आपको सोलर ग्लास भी बनाएगी, तो इनका मार्जिन वगैरह ठीक ठाक लिफ्ट हो सकता है। लेट्स एज्यूम कि इनका एबिटा आपको 2% का हिट करे, 2% का जंप आए एबिटा में, तो कंपनी का क्या होगा, एबिटा आपको 18,1500 करोड़ रह सकता है। जंप कितना आएगा आपको, एबिटा में जंप आएगा 3x का, ठीक है। सीएजीआर बनता है 46% का। अगर ये कंपनी FY 29 में डिलीवर करे, एंड ये कंपनी अगर FY 30 में डिलीवर करे, मान लो थोड़ा रेन्यूएबल पुश में स्लो आ जाए बीच में, तो भी कंपनी का सीएजीआर 33% का बनता है। पेग रेशियो कितना बनता है, 0.49 का, और यहां पे बनता है 0.69 का, और फॉरवर्ड पी 7.19 का। तो कंपनी आपको एक रिन्यूएबल की है, ग्रीन हाइड्रोजन बेस सब में काम करेगी, एंड फॉरवर्ड पे सिर्फ 0.49 का मिल रहा है। 46% के सीआर से कंपनी ग्रो कर सकती है फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स। तो मेरे हिसाब से कंपनी इज अ गुड डील। गिवन आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, तो एक मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप बनने वाली है फ्यूचर में, तो मुझे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ओनली मेरा एनालिसिस है यहाँ पे। अगेन मैं बता देता हूँ, आपको ऐसे कैलकुलेशन अगर करना सीखना है, तो आपको मेरा ये सेशन लेना चाहिए। ऑनलाइन सेशन रिकॉर्डिंग में मैंने बताया फॉरवर्ड कैलकुलेशन कैसे करें, अच्छी कंपनी को कैसे ढूंढने एनालिसिस के लिए, एआई का कैसे इस्तेमाल करें, मैं क्या बाइंग स्ट्रेटजी यूज करता हूं, क्या सेलिंग स्ट्रेटजी यूज करता हूं, बहुत सारे चीज मैंने बताया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और एक सीक्रेट ट्रेडिंग टेक्निक भी शेयर करूंगा, जिससे अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से करो, तो 20% का सीएजीआर बना सकते हो ऑन एन एवरेज। उसके अलावा पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन के बारे में बना देता हूं। यहाँ पे क्या है, मैंने अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में आपको बताया हुआ, क्या 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 मैंने खरीदा था, क्यों खरीदा था, क्या मेरा एक्सपेक्टेशन था, ये जो जो यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा 1-to-1 डिस्कशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ मेरे कॉम्बो प्रोडक्ट्स हैं। कॉम्बो प्रोडक्ट्स क्या है, ऑनलाइन लर्निंग सेशन एंड पोर्टफोलियो को एक साथ लोगे तो आपको सिर्फ 7,999 मिलेगा, एक्चुअल प्राइस 8,999। अगेन आपको ये 22% डिस्काउंट वाला प्रोडक्ट है, जिसमें आप मेरे से एक साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। तो वेट मत करो, बहुत यूजफुल है, फटाफट ले लो यहाँ पे। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वाइड रेंज का वीडियो अच्छा लगा हो। कंपनी में पोटेंशियल है, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, इस बात का ध्यान देना, अपना एनालिसिस खुद भी कर लेना, लेने से, खरीदने से, बेचने से पहले। दैट्स ऑल, बाय।